उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान का बनना बरे सगीर के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म हुआ। तो इसका मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड ये पाकिस्तान के बनने के अंदर ही नहीं बिलीव करता कि बनना जुल्म हुआ बरे सगीर पे। तो आप इसको साबित कैसे करोगे, या आपकी बात हम मान लें या इसका कोई सबूत भी होगा? इसकी जो कैसेट थी वो हामिद मीर के कैपिटल टॉक के प्रोग्राम के ऊपर चली थी। ये इनका ये जो सेंटेंस था वहाँ अखबारों में भी आया था, हिंदुस्तान टाइम्स में था। दूसरी चीज़, सारे दिल्ली के अंदर अल्ताफ़ हुसैन के पोस्टर लगे हुए थे। वो शायद इसलिए होंगे कि वो महाजरों का एक पॉपुलर लीडर है और वहाँ के मुसलमान भी उसकी खातर सड़क पे आगे होंगे पोस्टर लगाने के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर्स ने कहा कि रॉ ने ये पोस्टर्स लगाए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर्स ने ये कहा। हमने उनसे पूछा कि ये इतने पॉपुलर हैं अल्ताफ़ हुसैन, और मैं गया भी जामिया मस्जिद इधर उधर, कोई किसी को वहाँ पोस्टर्स लगे हुए थे, कोई जानता नहीं था। तो ये एक ये इंसिडेंट है जो मैं समझता हूँ कि बड़ा वाज़ेह है। दूसरी बात कि एक पार्टी का सरबराह जो रूलिंग पार्टी है, सिंध के अंदर रूलिंग पार्टी है, सेंटर में रूलिंग पार्टी है, 15 साल से मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनकी है, गवर्नमेंट भी उनकी है, एस्टैब्लिशमेंट जो वो कहते हैं जनरल मुशर्रफ एस्टैब्लिशमेंट को हेड कर रहे हैं, वो भी उनके एलाए हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं आते? ये सवाल पूछने वाला है कि अगर आप पाकिस्तान भी नहीं आना, पार्टी भी आपने हेड करनी है, रहना भी बाहर है, आपका पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है? क्या किसी इंसान को हक नहीं कि पाकिस्तान से बाहर रह के पार्टी को चलाए? ये कभी हुआ है दुनिया में? पार्टी के हेड की बात कर रहा हूँ। पार्टी और नवाज शरीफ भी तो ऐसा कर रहे हैं। उनकी तो वजूहात हैं, बेनज़ीर के ऊपर चार्जेस लगाए हुए जो वो समझती है कि मेरे पाकिस्तान में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अल्ताफ इसलिए नहीं आ रहे कि उनके खिलाफ भी केसेस हैं। नहीं, लेकिन अल्ताफ हुसैन तो पावर में है, बेनज़ीर तो पावर में नहीं है, नवाज शरीफ तो पावर में नहीं है, अल्ताफ हुसैन तो पावर में है। जब आप पावर में होके नहीं आते मुल्क में, आपका फिर पाकिस्तान से क्या इंटरेस्ट? मैंने आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन पर आप पूरी तैयारी से हाथ डालेंगे, क्या इससे मुराद क्या है आपकी? तैयारी का मतलब ये है कि जब आप लीगल प्रोसीडिंग्स करते हैं तो आप अपनी लीगल टीम के साथ बैठ के जो भी आपके पास सबूत होते हैं या जो भी आपके पास मटेरियल होता है वो लीगल टीम को देते हैं, जो फिर जायज़ा लेती है उस मटेरियल का कि क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर स्टैंड करेगा या नहीं करेगा। तो जब तक मैं उस अदालत में तब जाऊंगा जब हम समझेंगे कि हमारा केस वाटर प्रूफ है। इसका मतलब ये आप अदालत में नहीं जा रहे? नहीं, अभी तो लीगल टीम से मिल रहा हूँ लंदन में जाके, अभी तो लीगल टीम से मिल रहा हूँ और जो हम समझते हैं कि हमारे पास सबूत हैं वो पहले लेके जा रहे हैं। आपने कहा कि इस सिलसिले में नसीरुल्लाह बाबर ने भी आपकी मदद की है। नसीरुल्लाह बाबर साहब को मैंने अप्रोच किया, मैंने उन्हें कहा कि उनकी जो भी उनके पास सबूत हैं वो हमें दें। उनसे भी मैंने मदद ली है और लोगों से भी ली है, और वो मैं इस वक्त डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है। आपको पता है, आप जानते हैं कि जो MQM की रेपुटेशन है, लोग इतने खौफज़दा हैं कि कहीं उनको टारगेट किल ना कर दिया जाए, तो मैं इसलिए उन लोगों के नाम सामने ला। लेकिन इमरान, आपने ये कहा कि ऐसी बेवाओं ने भी आपसे रब्ता कायम किया जिनके शौहर कत्ल हुए और वो मुकदमात लड़ रही हैं। अगर वो मुकदमात लड़ रही हैं तो कैसे ही साबित नहीं होता कि MQM बिल्कुल उनको मुकदमात लड़ने की इजाज़त दे रही है और किसी पर वो दबाव प्रेशर नहीं डालती? नहीं, ये मैंने दूसरा बिट ये है कि उनके खामद कत्ल हुए जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुकदमे नहीं लड़ रही, छुपी हुई हैं, कई हाइडिंग में हैं, बड़े डर डर के उन्होंने मुझे टेलीफोन किया। अब हम ये सवाल उठ रहा है कि अवामी तहरीक के सरबराह रसूल बख्श प्लेजर ने भी कहा कि वो अदालत को शवाहद फराहम करेंगे। आप भी कह रहे हैं कि आप अदालत को जाके देंगे सबूत। 11 साल से आप सियासत में थे, एकदम MQM के ख़िलाफ़ ये सबूतों वाला मसला कैसे आ गया? देखिए, मैंने अगर मुझे ये खौफ ना होता कि मेरी जो पार्टी कराची में है उन लोगों की जान ख़तरे में होगी, तो मैं पहले प्रोसीडिंग ज़रूर शुरू करता। क्योंकि आपको पता है कि मैं जब से पॉलिटिक्स में आया हूँ, मैं ऑपोजिशन में रहा हूँ, तो मैंने जब MQM पावर में पहले भी थी तो मैं ज़रूर जो इनके हरबे इस्तेमाल करते थे, खौफ के ऊपर सियासत करते थे, मैं ज़रूर अपनी आवाज़ उसके ख़िलाफ़ बुलंद करता। आपको पता है, मैंने जो भी पावर में रहा सबको अपोज़ किया अब तक। उनके ख़िलाफ़ मैं इसलिए नहीं बोला कि मुझे मेरी पार्टी की जो मेरी सिंध की और ख़ास तौर पे कराची की मेरी पार्टी की लीडरशिप थी, सब खौफज़दा थी कि आप इनके ख़िलाफ़ कोई बात ना करें।
और मैंने बात नहीं करनी थी। अगर 12 मई को मेरे लोगों को, मेरे लड़कों को जो तहरीक इंसाफ को गोलियां ना लगती, मैं फिर भी चुप कर बैठा रहता। लेकिन जब हमारे लड़कों को गोलियां लगी, ये याद रखें कि आज तक तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन ने ईंट तक नहीं उठाई, बंदूक तो दूर की बात है। तो जब हमारे लड़कों को गोलियां लगी, आप बाकी को पार्टीज को तो वो कह रहे हैं कि वो ANP भी बंदूकें उठाती है और फलानी जमात भी उठाती है, हमारी पार्टी के ऊपर तो ये इल्जाम नहीं लग सकता। तो जब उनको गोलियां लगी उस दिन, मैं अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने वर्कर्स के स्टैंड लूं उनके साथ, और अब मैं उस वजह से मैंने फैसला किया कि अगर हम ना भी कुछ करते हुए भी गोलियां खा सकते हैं तो बेहतर है कि फिर लड़ें पूरी तरह। इस वक्त क्या सूरत हाल है? इसका जो आपकी लीडरशिप है वहाँ पे सिंध की और कराची की, वो अंडर थ्रेट नहीं है? बिल्कुल है, धमकियां मिल रही हैं, बिल्कुल धमकियां मिल रही हैं। घर से बेचारे लोग उनके घबराए हुए हैं, फैमिलियां घबराई हुई हैं उनकी कि आप खुदा के वास्ते पॉलिटिक्स बनाएं। एक हमारे बड़ा सीनियर पार्टी का मेंबर है जिसने कहा कि मैं अब थोड़ी देर पॉलिटिक्स से पीछे हट रहा हूं क्योंकि मैं अपनी फैमिली मेरे होते हुए मेरी फैमिली का इतना प्रेशर है कि आप पॉलिटिक्स बनाएं। इन अदर वर्ड्स के शरीफ लोगों के ऊपर ये अब गुजर रही है, ये खौफ है, इसको कहते हैं दहशतगर्दी। जब आप खौफ के जरिए अपने मकासद पूरे करते हैं, इसको दहशतगर्दी कहते हैं। और मैं इसलिए, मेरा क्लेम अल्ताफ के ऊपर यह है कि अल्ताफ दहशतगर्दी की सियासत कर रहा है। अल्ताफ ने दहशतगर्दी के ऊपर पार्टी फॉर्म की हुई है, इसको फैशिस्ट पार्टी कहते हैं। बहुत पॉपुलर पार्टी है इस वक्त, सबसे ज्यादा सीटें उनके पास हैं कराची के अंदर। कराची की तारीख उठा के देखें, इतनी पॉपुलर जमात कोई नहीं वहां पर रही। हिटलर की जो नाज़ी पार्टी थी वो सबसे पॉपुलर पार्टी थी जर्मनी में, लेकिन उनकी टैक्टिक्स क्या थी? कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता था। जर्नलिस्ट को वो मार देते थे, मीडिया में लोगों को वो मार देते थे, कत्लेआम वो करते थे, खौफ के ऊपर वो पॉलिटिक्स करते थे, वो स्वीप करते थे इलेक्शंस। इमरान, आप एक ऐसे लीडर पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं जिसके बारे में MQM का ये कहना है कि कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की ज़ात पर हमला, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रिए पर हमला और पाकिस्तान की तौहीन है, और मुतदा के कायद अल्ताफ हुसैन के हाथ में कायद आज़म के नज़रिए का परचम है। उनकी जमात कह सकती है ये उनको जो लीडर मानते हैं वो उनका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। मेरा व्यू तो वो है जो सारी पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं सब जानती हैं, जनरल मुशर्रफ खुद जानता है। क्या कह रहे हैं आप? कि अल्ताफ हुसैन की जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो इन्होंने दहशत के ऊपर सियासत की है, इनके ऊपर कोई 40 कत्ल के केसेस हैं, ये सारे रिकॉर्डेड हैं। ये हमारी एजेंसीज जानती हैं, ये हमारी फौज जानती है, ये जनरल मुशर्रफ जानता है, ये पाकिस्तान की पुलिस जानती है, ये हमारी गवर्नमेंट जानती है, ये हर पाकिस्तानी जानता है कि किस किस्म की सियासत कर रहे हैं। ये जो मैं कह रहा हूं ये सबको पता है कि MQM जानती है कि कैसे, ये MQM भी जानती है कि दहशत करके वो सियासत कर रहे हैं। हम जब याद रखें कि मैं MQM को और अल्ताफ हुसैन को अलहदा करना चाहता हूं, इन द सेंस कि MQM को हम एक जमहूरी पार्टी देखना चाहते हैं। वो भी आपके बारे में ये कहते हैं कि आप जमहूरी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी में भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है आप पर, MQM ने आप पर ये इल्ज़ाम लगाया है। MQM के मास कम्युनिकेशन सेल के इंचार्ज हैदराबाद से रिजवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि इमरान खान ने गुज़श्ता इलेक्शन में एक सीट जीती लेकिन अब वो नहीं रहेगी, और उन्होंने कहा कि इमरान अपने अलावा किसी को तहरीक इंसाफ में चलने नहीं देते, इसी बिना पर कई रहनुमा उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं। देखिए, नवाज शरीफ की सारी पार्टी काफ लीग में चली गई तकरीबन, लेकिन आप नवाज शरीफ को एक फैशिस्ट लीडर तो नहीं कह सकते। तो आप किस तरह फाशिस्ट लीडर कह सकते हैं अल्ताफ हुसैन को, जो कि उसको लोग छोड़ने को भी तैयार नहीं है? मेरी अर्ज ये है, वो छोड़ने को तैयार किस लिए नहीं है? हमारे पास बहुत ज्यादा, हमारी अक्सरियत जो कराची में है उर्दू स्पीकिंग लोगों की है, और इनमें से कई MQM से हमारी पार्टी में आए हैं। मुझे उन्होंने डिटेल्स दी हैं वहाँ हालात क्या हैं। आप MQM छोड़ नहीं सकते जिंदा, बड़ा मुश्किल है आपके लिए छोड़ना। कि सबसे ज्यादा जो लोग मारे गए हैं वो MQM के अपने लोग मारे गए हैं। अजीम तारिक जैसे लोग जो थ्रेटन करते थे लीडरशिप को, वो मारे जाते हैं। इसको फैशिस्ट पार्टी कहते हैं। मेरी पार्टी में तो कोई नहीं मारा गया ना, मेरी पार्टी में तो छोड़ भी जाए उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। MQM के अंदर लोगों के ऊपर खौफ है, इनकी जो सीनियर लीडरशिप है इसकी हैसियत कोई नहीं है, इनकी अपनी जान खतरे में हो सकती है। आप देखो, अपनी बात में तजाद देखो, आप खुद कह रहे हो कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में आके सियासत क्यों नहीं करते, और आप खुद तस्लीम कर रहे हो कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान से बाहर बैठकर भी इतने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं कि उनकी पार्टी के अंदर किसी सतह पर
कोई उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तो इससे उनकी क़यादत की मजबूती और उनकी क़यादत की अजमत का एहसास नहीं आपको होता? इसमें खौफ की सियासत आपको सामने आती है। कभी ये हो सकता ही नहीं है किसी डेमोक्रेटिक पार्टी में 15 साल से लीडर बाहर बैठा हो और पार्टी वो चले। डेमोक्रेटिक पार्टीज ऐसे नहीं चलती, और आप पावर में भी हो, लीडर बाहर बैठा हो, ये कभी नहीं हुआ पहले। और असल में देखें, ये जो मैं आपको से बातें कह रहा हूँ, ये सारी दुनिया जानती है। आईएमक्यूएम के किसी से पूछे तो सही, बेचारे वो डरे हुए कितने होते हैं, उनसे पूछें तो सही क्या हालात क्या है, क्या आप पार्टी छोड़ सकते हैं? जो हालात हैं और जो इनकी जो मेन लीडरशिप है, मैं आपको कह रहा हूँ, मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये अगर अल्ताफ हुसैन की थोड़ा इधर से उधर हो, इनकी अपनी जान खतरे में। आपने कहा कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक अल्ताफ हुसैन टॉप मोस्ट टेररिस्ट हैं। किसने आपको ये बात बताई है? जनरल मुशर्रफ ने फरवरी 99 में, जब ये कमांडर इन चीफ थे, इन्होंने मुस्लिम लीग की लीडरशिप को ये स्टेटमेंट दी थी कि सबसे बड़े टेररिस्ट अल्ताफ हुसैन है। और इसमें कुछ लीडरशिप से मुलाकात क्यों हुई मुशर्रफ के वक्त? कमांडर इन चीफ थे, नवाज शरीफ का दौर था तब। तो नवाज शरीफ के दौर में इनके मिनिस्टर्स ने मुझे बताया है कि हमें जनरल मुशर्रफ ने प्रेजेंटेशन दी थी कि अल्ताफ हुसैन सबसे बड़ा टेररिस्ट है। इमरानी, आप सुनी सुनाई बातों पे बहुत यकीन नहीं करते? नहीं, ये फैक्ट है, ये जो मैं आपको कह रहा हूं। यानी कि सुनी सुनाई बात में फर्क नहीं होता। कोई मुझे आज ये कह सकता है, कोई कराची में जो लोग बैठे हुए अदालत में साबित करोगे ना? हाँ, इंशाल्लाह। तो उसके लिए तो सबूत चाहिए होंगे। बिल्कुल, सबूत लेके जाओगे? लेके जाएंगे। आपने कहा कि एक तरफ तो जनरल परवेज मुशर्रफ अमेरिका और यूरोपियन ममालिक की वॉर ऑन टेरर का हिस्सा हैं, जबकि दूसरी तरफ वो अल्ताफ हुसैन जैसे दहशतगर्द को पैट्रनाइज कर रहे हैं। इसमें क्या बात कहना चाह रहे हो? ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो एक फर्द है और वॉर ऑन टेरर एक इंटरनेशनल इशू है। देखें, वॉर ऑन टेरर है क्या? टेरर का फिर से मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं कि अपने मकासद खौफ के जरिए अचीव करना, यही टेररिस्ट होता है ना, कि दहशत फैला के अपने मकासद पूरे करना। लीडर सबसे ज्यादा वोट इस जमात को मिलते हैं कराची के अंदर। हिटलर सबसे पॉपुलर लीडर था। पाकिस्तान में आज तक जो रिकॉर्ड वोट लिया है किसी एक फर्द ने, इनकी पार्टी से उसका ताल्लुक। हिटलर ने भी रिकॉर्ड वोट्स लिए हैं, हिटलर ने भी रिकॉर्ड वोट्स लिए, सारे रिकॉर्ड नाजी पार्टी ने तोड़ दिए थे। आप अगर दहशत फैला दें, आपका अपोनेंट आ ही ना सके खौफ से। अभी ये जो इलेक्शंस हुई हैं, आपने नफीस सिद्दीकी को सुना था, जो अभी बाई इलेक्शन हुआ है, कि उसको बंदूक वालों ने पोलिंग बूथ के अंदर से उसको बेचारा वो जान बचा के भागा है। उसके बाद इन्होंने कश्मीर की बाई इलेक्शन हुई, कश्मीर का इलेक्शन हुआ अभी, जो कराची में 2 सीटें थी, सारे कश्मीर के अंदर उनको 100 वोट नहीं पड़ी। कराची के इलेक्शन में 8 बजे पोलिंग शुरू हुई, 11 बजे पोलिंग बंद होगी, रिकॉर्ड वोट्स ले चुके थे, और सारी कश्मीर की पार्टीज ने बॉयकॉट किया वो इलेक्शन, सारी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पार्टी जो इनके साथ बैठी है, उसने भी बॉयकॉट किया कि धांधली हुई है। रिकॉर्ड वोट्स ले गया एमक्यूएम। देखिए मेरी, आप अगर आप सही साबित नहीं होता कि अगर कश्मीर का इलेक्शन होता है तभी वो रिकॉर्ड वोट ले जाते हैं, अगर पाकिस्तान का इलेक्शन होता है तभी रिकॉर्ड वोट ले जाते हैं, अगर सूबे का इलेक्शन होता है तभी वो रिकॉर्ड वोट ले जाते हैं, और जब वो इलेक्शंस का बाइकाट करते हैं तो टर्नओवर बिल्कुल कम हो जाता है। तो क्या इससे साबित नहीं होता कि एमक्यूएम एक पॉपुलर जमात है जिसकी क़यादत अल्ताफ हुसैन कर रहे हैं? देखिए इफ्तिखार, बात यह है कि अगर वो कश्मीर में इतने पॉपुलर थे तो कश्मीर में कोई उनका रिजल्ट आ जाता। आप अगर इलेक्शंस करवाते हैं तो इलेक्शंस कभी जमहूरियत नहीं लेके आता। नहीं तो हुस्नी मुबारक बार वो भी रिकॉर्ड 99% वोट लेता है वो, और सदाम हुसैन 99% वोट लेता था। कहीं आप देख ले तीसरी दुनिया में मुगाबे कोई हिला नहीं सका। यानी कि जब तक इमरान, शायद इसकी वजह ये नहीं है कि कराची उनका स्ट्रांग होल्ड है, अगर वो कश्मीर से ज्यादा वोट नहीं ले सके तो साफ दे रहे कि अपने स्ट्रांग होल्ड से ज्यादा वोट लेंगे। लेकिन कश्मीरी वोट डाल रहे थे, तो वहाँ पे जो कश्मीरी रहते हैं कराची में, वो उनके प्रोग्राम से इन्फ्लुएंस होंगे, उनके प्रोग्राम के सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो इतनी अक्सरियत में वोट डाले चले गए होंगे। देखिए मेरी बात सुने, आप अगर पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछ लें जो कराची में इस इलेक्शन लड़ती है, जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं, अब सारी पार्टीज इस चीज पे मुत्तफिक हैं। चले आप निकालें एक पार्टी हो, 2 पार्टी, सारी जो पाकिस्तान की बाकी पार्टीज हैं आज एक चीज पे मुत्तफिक हैं कि मौजूदा सिस्टम में वो एमक्यूएम से कोई जीत सकता ही नहीं है, क्योंकि पुलिस भी उनकी, रेंजर्स भी उनके, पावर भी उनकी और दहशत उनकी। तो वो तो रिकॉर्ड वोट्स लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि जब तक आगे चलते हैं, कानून की बालादस्ती नहीं होती, आप जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं ला सकते। कराची में कोई कानून नहीं है इस वक्त। आपने कहा कि जनरल मुशर्रफ 12 मई की हलाकतों के जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने एमक्यूएम के उन कारकुन की रिहाई में मावनत की जिनको 18-18 कत्ल के मुकदमात की वजह से जेल में भिजवाया गया था।
फिर आप एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। बिल्कुल ये सच है। और ये भी मैं कहूंगा कि 99 के बाद जो पुलिस ऑफिसर्स ने जनरल नसीरुल्लाह बाबर के साथ ऑपरेशन किया था कराची में, चुन चुन के उनको मारा गया। और ये जो लोग निकले जेलों से, जिन लोगों को जेलों में डाला हुआ था, इन्होंने चुन चुन के वो मारे पुलिस वाले, जिसकी वजह से जब 12 मई हुआ पुलिस अलहदा खड़ी थी, इफ्तिखार पुलिस अलहदा खड़ी थी, रेंजर्स अलहदा खड़े थे और खुली गोलियां चलाई गई थी, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। क्योंकि पुलिस कैसे इंटरफेयर करेगी जब उन्हें पता होगा कि उनसे इंतकाम लिया जाएगा एमक्यूएम से। मैं जनरल मुशर्रफ की जो बात कर रहा था वो ये कि एक तरफ कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि एक तरफ आप वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी मर रहे हैं, फौजी भी मर रहे हैं, शहरी भी मर रहे हैं, लोग आपने वॉर ऑन टेरर के नाम पे उनके बेसिक ह्यूमन राइट को वायलेट किया है कि अदालत में पेश किए बगैर उनको आपने अमेरिकनों के हवाले कर दिया। और दूसरी तरफ जो टेरर के ऊपर पार्टी चल रही है, और ये मैं आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लें, वो तो ऑपोजिशन नहीं है ना, आप ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पढ़ लें, स्टेट डिपार्टमेंट की 96 के अंदर रिपोर्ट है इसके ऊपर, वो सारे कह रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज में। यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट है, अभी ह्यूमन राइट्स वॉच ये जो 12 मई के ऊपर रिपोर्ट लेके आ रही है उसमें भी वो कहेंगे टेररिस्ट एक्टिविटीज है। तो एक तरफ टेररिज्म का साथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं। तो जब पाकिस्तानी का खून होता है वो टेररिज्म नहीं है, अमेरिकी का खून होगा वो टेररिज्म है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने 11 मई की रात 9-0 के अहकाम दिए थे कि चौधरी शुजात पंजाब में नाकाम हो गए हैं, हमें अब जनरल मुशर्रफ को बचाना है। ये खुफिया बात अंदर की आपको कैसे पता लगी? हमें एक एमक्यूएम के वर्कर ने, जिन्होंने एमक्यूएम छोड़ दी, जो पंजाब से थे, उन्होंने हमें आके ये पूरी डिटेल दी कि 11 मई को कहता, मैंने खुद सुना 9-0 को उनका एड्रेस, जिधर उन्होंने कहा कि हम जनरल मुशर्रफ की किश्ती गर्दिश में है और हमने इनको बचाना है। आप एक गैर मुल्क के शहरी से ये सवाल कैसे कर सकते हैं कि उसका जरिया मुआश क्या है, वो किस तरह ठाट बाट की ज़िंदगी गुजार रहा है? क्योंकि मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, मुझे पता है कितना महंगा लंदन के अंदर रहना है। 120 रुपए का 1 पाउंड है, 1 पाउंड 1 रुपया की तरह वहाँ खर्च होता है। तो वहाँ आपके पास जब तक कोई आमदनी ना हो, आप कैसे रह सकते हैं? फॉरेन सिक्योरिटी आपके पास हो, पूरा जो एरिया है। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात के वो सरबराह हैं, लोग उनके लिए जानों की कुर्बानी देते हैं, उनकी एक इशारे के ऊपर लोग अपने जेवर उतार के उनके नाम को दे देते हैं। और एक और भी चीज़ सुनी है हमने, और सारे अखबारों में बड़ा रिपोर्ट हुआ है, उसका नाम है बत्था, कि पैसे इकट्ठे करते हैं बंदूक के ऊपर, हर बिजनेस को थोड़े थोड़े पैसे देने पड़ते हैं। तो हम ये एसरटेन करना चाहते हैं, मैंने तो ये नहीं कहा अभी, हम ये पता चलवाना चाहते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि वहाँ इतना जो लंदन में खर्चा है रहने का, 15 साल से वो रह रहे हैं, क्या सोर्स ऑफ इनकम है? पार्टी फंड्स। कितने पार्टी फंड्स हो सकते? बहुत बड़ी पार्टी है। तो बहरहाल पता चलना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम बड़ा आसान होता है पता चलवाना। ये जो भी फंड्स आते हैं वो कोई तरीके से आते होंगे, वो पता चल जाता है। फंड्स की बड़ा इजी है ट्रेस करना। वॉर ऑन टेरर के बाद तो अब आप ट्रेस कर सकते हैं, एक एक बैंक्स को इंस्ट्रक्शन है किधर से पैसा किधर गया, सब कुछ ट्रेस हो सकता है। कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कराची में जो इलीगली पैसा इकट्ठा होता है, जो बाहर जाता है कराची से, हमें पता चलना चाहिए कि क्या वो उधर तो नहीं जा रहा लंदन। अब आपने कि ये अवामी पॉलिटिक्स हो रही है, अवाम के नाम पे जब पॉलिटिक्स हो रही है तो पता भी चलना चाहिए कि जो सारा कहा जाता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी एक कराची के एक्स मेयर ने कि 50 करोड़ रुपया 1 महीने में अल्ताफ हुसैन को गया है। एलिगेशन हो सकती है, लेकिन कम से कम इसको वेरीफाई करना चाहिए। इमरान, एमकेएम के हामियों ने आपके खिलाफ काफ़ी मुजाहरा किया है और आपके पुतले भी जलाए हैं, और आपके पुतले जलाते हुए एक बैनर लिखा हुआ है कि आपको पागल खाने में दाखिल करा दिया जाए। आपने वो बैनर देखा है? नहीं देखा। देखें, ये आपको क्या रिफ्लेक्ट करता है, मुझे ये बताएं कि एक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं बनी। देखें ना, डेमोक्रेसी के अंदर आप मुझे क्या इजाजत दी है कि मैं अल्ताफ के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर दूं? अल्ताफ इंसान नहीं है। अल्ताफ एक डेमोक्रेटिक अगर पार्टी का हेड है तो ये मेरा राइट है। मैं अगर समझता हूं कि वो मुलव्वस है 12 मई में, ये मेरा राइट है लीगल प्रोसीडिंग्स। तो उनका राइट नहीं है कि आपके खिलाफ ऐसा मुजाहरा करें और ये बैनर ऐसे उठा के फिर? नहीं, लेकिन आप कहें कि मैं लीगल केस लड़ता हूं, उन्होंने मेरे खिलाफ बड़ी चीजें उठाई हैं। 16 नारे आपके खिलाफ वहां पे सड़कों पे दीवारों पे लिखे गए, उनमें से 14 ऐसे हैं कि जो
शायद इस काबिल नहीं है कि हम उन्हें दोहरा सकें, लेकिन दो नारे बड़े इंटरेस्टिंग हैं। प्ले बॉय इमरान खान, एक तो ये नारा है, आप इस नारे को चैलेंज करते हो? तो इसका क्या मतलब है? प्ले बॉय क्या क्रिकेटर इमरान खान, ये क्या होगा? मुझे क्या करें प्ले बॉय इमरान खान। और दूसरा है कि सीता वाइट को इंसाफ कौन देगा। और जब हम सीता वाइट की बात करते हैं, ये नारा वहाँ पे लगाया गया। इसके साथ कुछ और नारे इस हवाले से लिखे गए हैं जिनको मैं दोहरा नहीं सकता। इसमें एक सवाल और उठाया गया है इमरान खान कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ ग्रुप के सरबराह फारूक मलिक ने कहा कि मैं 10 जून को इमरान खान की बेटी टोरियान को अमेरिका से पाकिस्तान लेके आऊँगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि खुद नोटिस देते हुए इमरान खान और टोरियान का DNA टेस्ट करवाएं। इन दोनों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? दूसरा तो मैं पाकिस्तान की एजेंसीज को दाद देता हूं कि उस आदमी को, एक आदमी को वो उठा के इन्होंने प्रेस के सामने ले आए हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं है। और 10 जून आ जाएगा तो 10 जून में पता चल जाएगा कि ये आदमी कितना सच्चा है और क्या गंद उछाल रहा है या वाकई सीरियस है। जो बाकी ये जो नारे हैं सीता वाइट के, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सीता वाइट केस छोड़ें। मेरी लोग 30 साल क्यों छोड़ें? क्योंकि उसके ऊपर मैं बात नहीं करता, वजह नहीं बात करता। अब नहीं, आप सियासी आदमी हो, लेकिन मैं बात मेरे ऊपर ये मेरा राइट है कि मैं अपनी जाती जिंदगी कौन सी बात करूं कौन सी ना करूं। तो लेकिन मैं ओवरऑल एक पॉलिसी आपको बताता हूं। मेरी बात सुन, उनका फ्री इल्जाम पहले मेरी पूरी बात सुन रहे। जो इशू ये है कि क्या कभी मैंने कहीं 30 साल से पब्लिक मुझे जानती है, ज्यादा भी जानती होगी, कहीं मैंने कहा है कि मैं कोई फरिश्तों वाली जिंदगी गुजारता था? मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कभी मुनाफिकत तो नहीं की कि ये कहा कि जी मैं कोई बड़ा पाक शाक आदमी था। लेकिन इशू ये है कि मेरी जो भी कमजोरियां होंगी जाती, उसने कोई पब्लिक को तो नहीं हार्म किया। मैंने कोई तो लोगों का खून तो नहीं किया, मैंने कोई लोगों से पैसे तो नहीं, डाके तो नहीं मारे, चोरी तो नहीं की। लेकिन इशू पब्लिक आदमी का इशू ये है। इमरान, एक बात है कि जो आर्टिकल 62-63 है पाकिस्तान के आइन का, उसमें फिर ये सवाल आता है कि आप जब कॉन्टेस्ट करते हो इलेक्शन के लिए तो उसमें एक सवाल उठाया जाता है, दैट इज विद रेफरेंस टू योर करेक्टर, कि आप नॉन करेक्टर आपका क्या है। अब वो ये कहते हैं, MQM के मास कम्युनिकेशन के सेल के जो इंचार्ज हैदर अब्बास रिजवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि इमरान खान, आप अल्ताफ़ पर तो बहुत तनकीद कर रहे हो, पहले ये तो देखो कि जो आपके खिलाफ लॉस एंजल्स की अदालत में सीता वाइट से जो आप मुकदमा हारे हुए हो, उसको तुम क्यों तस्लीम करते? तो क्यों नहीं वो लॉस एंजलिस की वो जो अदालत से मैं जो मैं इनके ख्याल में मुकदमा हारा हुआ हूँ, क्यों नहीं वो ये असेंबली में ले आते? असेंबली में ले आए ना। देखिए ना, लीगल प्रोसीडिंग्स अगर इन्होंने करनी है तो मैं इनको खुशामदेद कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि MQM लीगल रास्ते ढूंढे, बजाय कि बोरी में कहें जी आपकी लाश कल मिलेगी। नहीं, वो बोरी में तो आपकी लाश के बारे में उन्होंने नहीं कहा। मैं अब तक तो यही होता रहा ना, धमकियां दे के ये इनकी पॉलिटिक्स है क्या? बंदूक के ऊपर तो पॉलिटिक्स करते हैं। मैं कहता हूं अगर आप आर्टिकल 62-63 इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, मैं तो उनको दावत देता हूं। मैं साथ साथ ये भी कह दूंगा कि अगर आर्टिकल 62-63 इंप्लीमेंट किया तो हम ये देखेंगे कितने लोग बचेंगे असेंबली के अंदर, MQM के कितने बचेंगे, काफ लीग के कितने बनेंगे, और क्या ये जनरल मुशर्रफ के ऊपर भी लागू होगा? सब पे होगा ना। फिर आर्टिकल 62-63 तो फिर सब के ऊपर लगाएं। तो बिस्मिल्लाह, मैं तो कह रहा हूं लेके आए हैं असेंबली के अंदर। आपने अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को और सेनेट को खत लिखा है? हमारे बाहर के सेल ने लिखा है। हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी का तहरीक इंसाफ है वो हेड कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के मामलात को बैरून मुल्क ज़ेर बहस लाना मुनासिब रहेगा? बिल्कुल लाना रहेगा, क्योंकि अगर वॉर ऑन टेरर हो रही है तो ये सबको अप्लाई करना चाहिए। क्या मुसलमानों का जो खून कर रहा है वो टेररिस्ट नहीं है, जो सिर्फ अमेरिकी का खून करता है? कानूनी मामला है ना, आपके मुल्क का मामला है ना, आप उसमें वॉर है। पाकिस्तान उसमें फ्रंट लाइन स्टेट है ग्लोबल। हमने बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं इस वॉर ऑन टेरर के ऊपर। दुनिया के और ममालिक में भी तो सियासी वजूहात की बिना पर इस तरह कत्लेआम होता होगा, तो क्या वो सब के सब लोग अब अमेरिका को कहें कि उनके मुल्क में जाकर मुदाखलत करें? टेररिज्म है, चाहे आप जिधर मर्जी करें, खौफ के बिना पे जब आप बंदूक उठाते हैं और अपने मकासद पूरे करते हैं उसको टेररिज्म कहते हैं। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते। आज अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि आपकी डबल स्टैंडर्ड्स हैं और हम एक्सपोज करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा है जिसकी वजह से अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं है, लेकिन उनको बरतानिया में प्रोसिक्यूट करेंगे क्योंकि ब्रिटिश सिटीजन है। अल्ताफ हुसैन ने आपके खिलाफ जो लिखवाया था दीवारों पे,
उसके लिए हुक्म जारी किया है कि उसको साफ़ कर दिया जाए और कहा है कि आपके ख़िलाफ़ कोई रैली ना निकाली जाए। आप उनके इस रवैये में जो ये तब्दीली है उसको कैसे देखते हो? मैं ऐसे देखता हूँ, एक तो टोटल कंट्रोल अल्ताफ़ हुसैन का, इसका मतलब जो लगाया था वो भी उनके कहने पे लगाया था, क्योंकि जो हटाया वो भी उन्हीं के कहने पे हटाया। और दूसरी चीज़ ये कि ये बैकफायर किया है। ये इतनी जो महाजर उर्दू स्पीकिंग कौम है उसकी तहजीब सारी दुनिया, पाकिस्तान जानता है कि बड़े तहजीब वाले लोग हैं। जिस तरह के इन्होंने स्लोगन्स मेरे खिलाफ लिखे हैं, ये बैकफायर किया सब कुछ। और जब बैकफायर किया तो इन्होंने फिर एक यू टर्न लिए। आपने कहा कि वज़ीर सिंध हाई कोर्ट का हुक्म न मानने का कहकर आइन से गद्दारी कर रहे हैं, वो पेशगी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि आइन के किस आर्टिकल की वायलेशन कर रहे हैं कह के? मेरे ख्याल में ये आर्टिकल 204 है, और मेरे ख्याल में ये आर्टिकल, मैं श्योर नहीं हूँ कि 90 या 98 है आर्टिकल। वो बेसिकली कि आप जब कहते हैं कि हम अदालतों की, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे अदालत के साथ एक इंक्वायरी में, तो ये तो एनआरकी की तरफ मुल्क जा रहा है। ये तो पहले चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। ये दो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है कि अगर वो कहता है कि वो एक इंक्वायरी जिसमें तकरीबन 50 लोग मरे हैं, वो कोऑपरेट ही नहीं करेंगे अगर वो समझेंगे कि वो इंक्वायरी ठीक नहीं है, वो कौन है फैसला करने वाले? और दूसरी चीज़, क्या ये हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे सकता है ऊपर से जनरल की ग्रीन लाइट के बगैर? आपके बारे में अब अनकरीब एक वीडियो आने वाली है, आपकी यूसुफ सलाहुद्दीन के घर पे महफिलों की वीडियो भी मार्केट में आने वाली है, क्या आपके इल्म में है? बिल्कुल लेके आए, और मैं कह रहा हूँ वो अच्छा है लेके आए। मैं तो इनको ये कह रहा हूँ कि जितना ये जो उन्होंने मेरे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं इनको आगे बढ़ाएं। उन्होंने और भी बड़े इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, मैं तो कहता हूँ ये आगे बढ़ाएं और लीगल प्रोसीडिंग्स करें, सब लीगली करें, लेकिन ये धमकियाँ ना दें हमें। क्या धमकी दी उन्होंने आपको? मैं ये जो ड्रामे किए हैं, ये जो सारे कराची को रंग के रख दिया फाशी से, और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन में गोलियां शोलियां चलाई, इस तरह की ना करें, क्योंकि इससे पीछे नहीं हटने लगा मैं। क्या मुशर्रफ ने आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी की है? 4A की खिलाफ वर्जी की है, और वो ये है कि जो भी शहरी पाकिस्तान के अंदर, जो इंसान पाकिस्तान में है, उसको पाकिस्तान के कानून लागू होते हैं। इन अदर वर्ड्स कि आप किसी को अमेरिका के हवाले नहीं कर सकते विदाउट हिम एंटरिंग अ कोर्ट ऑफ लॉ। अदालत में जब तक उसको मौका ना दे अपने आप को बेकसूर साबित करे, आप उसको कभी किसी के हाथ नहीं पकड़ा सकते। जिस तरह ग्वांटानामो बे में इन्होंने कहा कि हमने 700 लोग अमेरिका के हवाले किए, ये कोई भी पाकिस्तान की अदालतों में नहीं पेश हुआ। आर्टिकल 4A की डायरेक्ट वायलेशन है ये। ब्लेयर के खिलाफ भी मुकदमा करना चाहते हो? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा टोनी ब्लेयर के खिलाफ मुकदमा करूंगा, लेकिन सवाल जरूर पूछूंगा कि इतने लाखों लोग मार दिए वॉर ऑन टेरर में, और हमारे टेररिस्ट को आपने ब्रिटिश पासपोर्ट दिया। MKM ने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने कराची के बहुत से नौजवानों का क्रिकेट कैरियर तबाह कर दिया। ये MQM तो इल्ज़ाम लगाया है। मैं चैलेंज करता हूँ MQM को कि क्रिकेटर्स की कमेटी बनाएं, जिनकी एक इंटेग्रिटी हो, जिनको लोग जानते हो कि ये इंटेग्रिटी के लोग हैं। वो बैठ के मुझे एक प्लेयर साबित कर दें आज तक कि मैंने अपनी ज़ाती लाइक्स और डिसलाइक पे उसको या टीम में डाला या टीम में निकाला। और जो MQM को समझना चाहिए, मैं उनको बात भी समझना चाहिए कि मुझे इस तरह कि ये एक छोटा इंसान जो कि अपने ज़ाती लाइक्स और डिसलाइक्स पे, या वो फलाना महाजर है और ये पंजाबी पठान के ऊपर अगर वो टीम सेलेक्ट करता तो मैं अल्लाह ने कामयाबी ना देता। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि एक प्लेयर बताएं, और मैं उनको ये भी कहता हूँ कि मेरा जो सबसे करीब और मेरा बड़ा भाई, मेरा हीरो था माजिद खान। पहले टेस्ट में जब मैं बना, मैं समझा कि उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं, उनको ड्रॉप करके उनको किसने रिप्लेस किया? कराची के मंसूर अख्तर ने। मेरा तो वो कोई रिश्तेदार नहीं था, ना कुछ लगता था, और सबसे ज़्यादा तनकीद किस पे हुई? मंसूर अख्तर पे हुई थ्रू आउट। तो ये कहना कि मैं किसी महाजर या पंजाबी या पठान पे टीम सेलेक्ट करता था, ये वो लोग कह सकते हैं जिनको क्रिकेट की कोई समझ नहीं है, जो सिर्फ इस तासुब पे ऑपरेट, जो खुद उनकी ज़हनियत रिफ्लेक्ट करती है कि वो कैसे दुनिया को देखते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये कहना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में सट्टेबाजी की बुनियाद आपने डाली है। बताएं। उन्होंने कहा, अगर मैं उनको ये कहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि सट्टेबाजी तो होती थी कि आप मैच फेंकते थे, ये है ना, आप मैच हारते थे। मुझे ज़रा मेरी क्रिकेट करियर में बताएं कि कितने हमने मैच हारे हैं। हम तो हारे हुए मैच जीते थे। ये तो एलिगेशन तो उन टीमों पे है जो मैच फेंकते थे। मुझे बताएं तो सही, मुझे एक बता दें मैच, अगर ये मुझे ये साबित कर दें
मैं ये कहता हूं कि ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि उसमें खुद जलील होंगे। ये आप ये इल्ज़ाम है कि आप अल्ताफ़ फोबिया का शिकार हो चुके हैं, सियासत में आप मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, आप अपनी सेनेटी खो चुके हैं, ये MQM कहती है। आप क्या कहते हो? कहने दें, अब क्या इसका मैं जवाब दूं? आप पर ये इल्ज़ाम है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर साजिश कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ नवाज ने भी कहा था कि MQM अल्ताफ़ हुसैन के बगैर काबिल कबूल है, और अब ये काम आपको सौंपा गया है कि आप MQM से अल्ताफ़ हुसैन को बाहर निकलवाना चाहते हैं। बहरहाल ये तो MQM खुद ही फैसला करेगी कि वो कौन सी लीडरशिप लेना चाहती है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि MQM सिर्फ तब सर्वाइव करेगी पाकिस्तान में एज ए पॉलिटिकल पार्टी। आगे ये जो ज़माना आज बदल रहा है पाकिस्तान में, ये एक नया पाकिस्तान आ रहा है। 2002 के बाद जो प्राइवेट मीडिया चैनल्स ने किया है, ये वो पाकिस्तान नहीं है जो पहले था। पब्लिक इसमें, ये जो चीफ जस्टिस के केस में आप देख रहे हैं कि ये पब्लिक अब शऊर रखती है। ये अब वो जो पुरानी पॉलिटिक्स के दिन ख़त्म हो गए हैं, और ये जो MQM की फैशिस्ट पॉलिटिक्स थी, इसके भी दिन अब ख़त्म हो जाएंगे। ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि अगर इनका ख्याल है कि वो पुरानी पॉलिटिक्स कर लेंगे, ये 12 मई इनके लिए एक आई ओपनर है, एकदम एक्सपोज होगी MQM। तो मेरा MQM से सवाल ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट, ये कौन सा जिन है? जनरल मुशर्रफ एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते तो और कौन करता है? एक तरफ जनरल मुशर्रफ से दोस्ती डाली हुई है, सारा वक्त MQM ने हमें ये बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज कितनी बुरी है। इंडिया में जाके इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें की, वो पाकिस्तानी फ़ौज ने खुद रिकॉर्ड की हुई हैं। हमेशा उन्होंने कहा कि जनरल से मुल्क को छुड़ाना है, ISI मुल्क के लिए ये है। और अब जब चीफ जस्टिस खड़ा हुआ, कानून की बालादस्ती के लिए एक आज़ाद अदालती निज़ाम, लग रहा है कि शायद अल्लाह करे कि इस मुल्क में रोशनी की किरण की तरह ये सामने आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, बजाय उसकी खुशामदेद करने के लिए और उसका इस्तकबाल करने के लिए, एक चीफ जस्टिस जो रूल ऑफ लॉ शायद कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ देगा पहली दफ़ा पाकिस्तान में ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट से, वो जाके खड़े हो गए जनरल के साथ। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आप ज़रूर MQM से पूछें, आप पूछेंगे, आप सहाफ़ी हैं, कि सारा ज़िंदगी फ़ौज के ख़िलाफ़ और आप मिलिट्री डिक्टेटर के साथ खड़े हो गए, और एक चीफ जस्टिस जो कानून की बालादस्ती की रोशनी की किरण बन रहा है, उसके खिलाफ उसको ब्लॉक कर दिया और दहशतगर्दी से उसकी रैली, उसका इस्तकबाल बर्बाद कर दिया। इमरान, आप कब तक मुकदमा दायर करने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं? 3 तारीख को और 4 तारीख को अपनी टीम से मिलूंगा, लीगल टीम से, और उनके सामने सबूत रखेंगे और फैसला करेंगे कि क्या हमारी कितनी और तैयारी होनी चाहिए कि जब तक हम मुकदमा अदालत में लेके। इमरान, आपको तवक्को है कि आपको बरतानिया की अदालतों से इंसाफ मिलेगा? बरतानिया में जो हालात हैं वो ये हैं कि उनकी अदालतों के अंदर जो मैं बोथम के साथ केस जीता, अब याद रखें बोथम इंग्लैंड का हीरो था, मैं तो पाकिस्तानी था, उसके बावजूद मैं जीता केस, हालांकि जूरी भी अंग्रेज़, जज भी अंग्रेज़, वकील भी अंग्रेज़, उसके बावजूद मैं जीता। तो मुझे वहाँ उम्मीद है। आप अल्ताफ़ हुसैन का दिल दुखा कर क्या हासिल कर लेंगे? मेरा कोई ज़ाती लड़ाई अल्ताफ़ हुसैन से नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक ही दफ़ा ज़िंदगी में मिला, मेरी कोई उसके ना ज़ाती दुश्मनी है, लड़ाई है, ना MQM से कुछ है। मेरा तो MQM ने कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं चाहिए। अगर आपका नाम ECL में आ जाए तो फिर बैकअप क्या होगा? ये भी एक हैरत होगी, अगर मेरा नाम ECL पे क्यों आएगा? मैंने कौन सा जुर्म किया है? मैं कोई लीगल बैकअप है कोई तैयार नहीं, लेकिन मैं लीगल प्रोसीडिंग्स करने जा रहा हूँ। मैं कोई ये तो नहीं कहा मैं कोई किसी को कत्ल करने जा रहा हूँ बरतानिया में, तो मुझे क्यों ECL करेंगे? अगर ECL पे नाम आ गया, बैकअप क्या है? यहाँ लड़ूंगा, अदालत में जाऊंगा। फिर जिस तरह अभी मैं गया हूँ, मुझे लाहौर में रोक दिया इन्होंने बाहर जाने से, तो मैं अदालत में गया हूँ और मैंने कहा ये ऑर्डर इलीगल है, और इंशाल्लाह आप देखें रिजल्ट क्या आता है, उसी तरह फिर अदालत में जाऊंगा। अल्ताफ़ भाई को दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते आप उनकी तरफ? देखिए, मैं ये दोस्ती का हाथ तो तब बढ़ सकता है कि अगर MQM ये जो दहशतगर्दी की पॉलिटिक्स से ख़त्म करे, और डेमोक्रेटिक पार्टी तो कह दिया कि हम तो इमरान खान के खिलाफ अब कुछ नहीं करेंगे। बड़ा उनका शुक्रिया कि वैसे उन्होंने मेरी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा करा दी है कि मैं हैरान हो गया हूँ कि उन्होंने इतना फेवर किया। लेकिन अब ये जो आप कह रहे हैं कि देखिए मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है। अगर मेरे वर्कर्स को गोलियां ना लगती फिर भी मैं डरा रहता कि मैं चुप ही करके बैठा रहूं, लेकिन जब एक दफ़ा मेरे वर्कर्स को गोलियां लगी तो मेरे पर फ़र्ज़ हो जाता है कि मैं उनके लिए पूरा डिफेंड करूं। मैंने उनको कहा था एक दफ़ा, मुझे कराची की मीटिंग में, इफ्तिखार मैं ख़त्म करना चाहता हूं कि कराची की मीटिंग में हमारे पास MQM के यंग लड़के आए
उन्होंने मुझे कहा कि जी अगर हमें हाथ लगाया गया आप क्या करेंगे। मैंने तब उनसे वादा किया कि अगर आपके ऊपर कुछ भी तशद्दुद हुआ MQM की तरफ से, मैं लंदन में जाके केस लड़ूंगा। तो वो मैंने अपनी पार्टी से वादा किया हुआ था, ये हमारी पार्टी की मीटिंग के अंदर पब्लिकली बात हुई थी। तो इसलिए मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं अपने जो भी मेरे पार्टी वर्कर्स हैं उनके डिफेंस के ऊपर खड़ा हूँ कि उनको गोलियां लगी हैं, मेरा काम है उनको डिफेंड करना। इमरान से बातचीत आपने सुनी। फारूक सत्तार साहब के लिए हमारी ऑफर मौजूद है, अगर वो MQM पर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब देना चाहते हों तो हम हाजिर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।